वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर ना मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूँ जो फ्रेशर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं और या फिर प्रोफेशनल्स भी हैं और सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। मैं आज बात करने वाला हूँ कि अकाउंटिंग सिस्टम्स जो हैं वो क्या होता है। तो उनको अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर हैं, तो अगर वो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। और इसके अलावा जो फाइनेंस और अकाउंटिंग से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि मैं फीचर्स की बात करूंगा कि एक अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, एक अच्छे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से फीचर रहेंगे, एक अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किस तरीके का हो सकता है, उसमें हम कौन कौन से फीचर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो फ्रेशर्स के लिए ये समझते हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है। अकाउंटिंग सिस्टम किसी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए हम अकाउंटिंग सिस्टम या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। अब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कौन से हो सकते हैं? बैंक के अंदर कोई ट्रांजैक्शन है, कोई चेक इशू किया है, या फिर किसी कस्टमर से पेमेंट रिसीव की है, या फिर किसी सप्लायर से मटेरियल आपने रिसीव किया और उसके अगेंस्ट पेमेंट्स कर रही हैं। तो इस तरह की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। और कंपनी के अंदर इस तरह की जितनी भी फाइनेंशियल और अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको ट्रैक करने में हेल्प आउट करते हैं। फिर रिपोर्टिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इसके अंदर आ जाती है। और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक्यूरेसी है और कहीं पर कोई इनकरेक्शंस हैं उसको मैनेज किया जाता है। अच्छा, ये कंपनीज के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों कंपनी को क्या फ़ायदा देते हैं? देखिए, अकाउंटिंग सिस्टम सबसे पहले तो आज की डेट के अंदर जो कंप्लाइंस है या फिर ऑडिट है उसकी ज़रूरत है। एक तो वो जो लीगल इसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करते हैं। फिर जो इसकी ट्रैकिंग है, जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनकी ट्रैकिंग रहती है, लॉगिंग रहती है। फिर एक्यूरेसी जो ट्रांजैक्शंस के अंदर है वो बढ़ जाती है और कैश को बेटर मैनेज कर सकते हैं कंपनी थ्रू द अकाउंटिंग सिस्टम। और ओवरऑल जो कंपनी का जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उसको, या फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उसको ऑटोमेट कर देते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं। बहुत सारे जो टास्क प्रीवियसली मैनुअल किए जाते थे वो ऑटोमेट हो जाते हैं, जिसमें से एक जो बैंक रिकन्सिलेशन है, आगे चल के मैं जिक्र करता हूँ कि बैंक रिकन्सिलेशन को ऑटोमेट कर देती हैं, जिसमें मैनुअली और लेगेसी सिस्टम्स के अंदर कंपनीज के लिए काफ़ी वो चैलेंजिंग रहता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहता है। अब इसके फीचर की बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहले तो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा जनरल लेजर। जनरल लेजर क्या होता है? जनरल लेजर जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी भी कंपनी की, उनको कंपाइल करता है। कंसोलिडेटेड ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रहती हैं। अब जो फाइनेंस और अकाउंट के लोग हैं वो इस चीज़ से फेमिलियर होंगे कि जो सब लेजर्स हैं या फिर पेएबल है या फिर रिसीवेबल है, उनका जो कंसोलिडेटेड डाटा है वो जनरल लेजर के ऊपर आ जाता है। फिर जनरल लेजर की रिपोर्टिंग आ जाती है, उस कंसोलिडेटेड डाटा के ऊपर रिपोर्टिंग डिज़ाइन की जाती है, जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है और बैलेंस शीट है। इसके साथ साथ डे टू डे रिपोर्टिंग के लिए जनरल लेजर रहता है। लेकिन इसके बेसिक ये ट्रांजैक्शनल और रिपोर्टिंग होगी, लेकिन इसको रन करने के लिए हमें कुछ मास्टर डाटा की ज़रूरत रहती है, कुछ ऐसे डाटा का ज़रूरत रहती है जिसकी बेस के ऊपर ये जनरल लेजर मेंटेन करते हैं। उसके अंदर सबसे जो पहले है वो जीएल अकाउंट्स हैं। तो जीएल अकाउंट की आपने प्रोविज़न डालनी है, जिसकी बेसिस के ऊपर ये कंसोलिडेटेड अकाउंट और जनरल लेजर अकाउंट जो हैं वो क्रिएट होंगे, वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होंगे। अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल का फीचर रहेगा। अकाउंट पेएबल वो तमाम ट्रांजैक्शंस जो कि
वो कंपनी कोई भी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स एक्वायर करने में, बाय करने में जो भी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, वो आपकी पेएबल है। कंपनी ने किसी वेंडर से, किसी सप्लायर से मटेरियल परचेज किया है तो उसके जो पेएबल बिल्स हैं, पेएबल लायबिलिटी वोचर्स भी समटाइम्स बोलते हैं, वो क्रिएट होंगे। फिर उसके अगेंस्ट जो आउटगोइंग पेमेंट्स हैं, आउटगोइंग मीन्स जो पेमेंट्स सप्लायर को करनी है वो पेमेंट्स की रिकॉर्डिंग होगी। और इसी तरह वाइस वर्सा रिसीवेबल होगा। वो कंपनी जो है वो मटेरियल परचेज करने के बाद उसको हो सकता है कि कन्वर्ट करने के बाद, मैन्युफैक्चर करने के बाद कोई नई चीज़ प्रोड्यूस कर रही हो या फिर वो ट्रेडिंग कर रही हो, मटेरियल परचेज करके उसको पैक करके उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन करके या फिर एज इट इज़ अपना मार्जिन ऐड करके तो वो सेल कर रहे हैं। तो अब किसी पर्सन को या फिर किसी कंपनी को सेल किया तो उससे कैश जो है, मनी उससे रिसीव करनी है। तो रिसीवेबल जो सेक्शन है, जो लेजर है, वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस आउटगोइंग आपकी सेल है, जो भी पैसा रिसीव कर रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम रिसीवेबल यूज़ करेंगे। तो ये दो सब लेजर का मैंने जिक्र कर दिया। पहले मैंने जनरल लेजर का जिक्र किया, उसका प्रोविजन रहेगा और उसके बाद अकाउंट पेएबल आ जाएगा और साथ अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। अच्छा, ये जो पेएबल और रिसीवेबल सेक्शन क्रिएट करना है तो इसके अंदर इसके साथ हमें इनवॉइसिंग का फीचर ऐड ऑन करना है। दोनों केसेस के अंदर जो इनके नेम हैं वो समटाइम्स जो पेएबल के लिए इनवॉइस जनरेट करती हैं उसको इनवॉइस नहीं बोला जाता है, उसको बिल बोल दिया जाता है। और जो कस्टमर के लिए जो मटेरियल हम कंपनी सेल कर रही है वहाँ पर इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो इनवॉइसेस का ऑप्शन रखना है, इसको जनरल लेजर के थ्रू कवर नहीं करना है। इनवॉइसेस का ऑप्शन रखने से बेनिफिट ये मिलता है कि कंपनी जो है वो ट्रैक कर पाती हैं, ड्यू डेट्स जो हैं वो ट्रैक कर पाती हैं। फिर जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब आपने परचेज डॉक्यूमेंट डालना है, परचेज इनवॉइस डालनी है, तो जो कंपनी का जो सेल ऑर्डर है, कंपनी आप सेल कर रही है और आप उससे परचेज कर रही हैं, तो उसके रेफरेंसेस जो है वो मेंटेन कर सकते हैं उस बिल के अंदर। और उसकी ड्यू डेट और पेमेंट टर्म्स जो हैं वो उनको मेंटेन कर सकते हैं। टैक्सेशन की इंफॉर्मेशन मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह जब हमने कस्टमर की जो इनवॉइसेस है वो मेंटेन करनी है तो जो परचेज ऑर्डर है कंपनीज का उसके रेफरेंसेस मेंटेन कर सकते हैं। फिर ड्यू डेट अगेन कस्टमर इनवॉइसेस के साथ हम मेंटेन करेंगे। पेमेंट टर्म्स जो है वो मेंटेन करेंगे। अगर कोई और जो टर्म्स हैं, जो सेलिंग टर्म्स हैं वो मेंटेन करेंगे अपनी उस इनवॉइस के अंदर। तो पेएबल और जो रिसीवेबल है उसके साथ इनवॉइसिंग का फीचर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर वो उसका पार्ट होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर आ जाता है। ये यूजुअली जो लेगेसी सिस्टम्स हैं, लेगेसी सिस्टम्स मींस जो ERP सिस्टम्स नहीं हैं, जो कन्वेंशनल सिस्टम्स हैं या फिर टेलर मेड एप्लीकेशंस हैं जो फ्रीलांसर्स या फिर जो लोकल कंपनीज डिज़ाइन करती हैं, तो उनके अंदर ये चीज़ काफ़ी इसकी लैकिंग रहती है। डैट इज़ कॉल्ड द बैंक रिकंसिलिएशन। तो बैंक रिकंसिलिएशन का फीचर आपकी एप्लीकेशन के अंदर वो डालें, वो काफ़ी रिच रहेगी आपकी एप्लीकेशन। अब वो रिकंसिलिएशन का प्रोसेस क्या है कि जो बैंक से स्टेटमेंट है, हर कंपनी का बैंक के अंदर अकाउंट होता है, तो जो भी उसकी ट्रांजैक्शंस हैं बैंक से जब डेली बेसिस के ऊपर या फिर मंथली बेसिस के ऊपर बैंक से जब स्टेटमेंट आ जाती है तो स्टेटमेंट उस सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड होनी चाहिए। अपलोड करने के बाद वो स्टेटमेंट जो है वो रिकंसाइल होनी चाहिए ट्रांजैक्शंस के साथ, ताकि कंपनी को रियल टाइम के अंदर फंड्स की अवेलेबिलिटी का पता चले। आप देखें कि अगर ये बैंक रिकंसिलिएशन नहीं ना होगी तो क्या होगा कि आपकी जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो लेट से बता रहा होगा कि आपके अकाउंट के अंदर 1 मिलियन पड़ा है, लेकिन हो सकता है कि बैंक के जो अकाउंट्स है वहाँ पर 5 लाख पड़ा हो। तो इसलिए ये डेली बेसिस पर, मैंने मंथली वैसे बात तो कर दी है, कुछ कंपनीज अभी भी मंथली बेसिस के ऊपर रिकंसिलिएशन करती हैं, ये डेली बेसिस के ऊपर रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंट ये रिकंसिलिएशन होगी उतना ही अच्छे तरीके से कंपनी जान पाएगी कि हमारा जो कैश की पोजीशनिंग क्या है। कैश पोजीशनिंग का मतलब कि बैंक के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है उसकी पोजीशन क्या है।
आज कंपनी ने वो चेक इशू कर दिए हैं, पेमेंट कर दी है, अभी चेक इशू किए हैं, वो अब बैंक के अंदर जाकर प्रेजेंट होने हैं, तो लोगों ने वो चेक कैश करवाने हैं। यूजुअली बैंक 1 से 2 दिन ले लेता है, लेकिन आपकी बुक्स ने तो बता दिया है कि कैश जो है वो कम हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि बैंक के अंदर अभी वो कैश पड़ा हो, तो कंपनी जो है वो उस कैश को, उस पैसे को कहीं और यूज़ कर सकती है। दूसरी तरफ जो कस्टमर्स हैं उन्होंने भी चेक दिए, उन्होंने भी पेमेंट्स की हों, लेकिन अभी वो बैंक ने वो ट्रांजैक्शंस क्लियर नहीं की, वो क्लियरिंग के अंदर है, वो क्लियरिंग 1-2 दिन में होती है, तो उसकी भी पोजीशनिंग अगर हमारे पास क्लियर पिक्चर होगी, हमने सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड कर लिया है जी कि 2 मिलियन हमें कस्टमर ए से रिसीव हो चुका है, लेकिन अभी तक वो बैंक से क्लियर नहीं हुआ, तो हम उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन रियल टाइम पिक्चर नहीं है, हो सकता है कि डिसीजन जो हैं वो उस बेस पर बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन जो है वो कंपनी कर रही हो। तो इस फीचर को, ये वन ऑफ माय फेवरेट फीचर है, ये बैंक रिकंसिलिएशन का फीचर होना चाहिए। उसके बाद फिर अकाउंटिंग के अंदर जो रिपोर्ट्स हैं बड़ी रिच किस्म की और ड्रिल डाउन रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जो अकाउंटिंग है बेसिकली जो जनरल लेजर है, जनरल लेजर समराइज डाटा का नाम है। समराइज डाटा मींस के जिस तरह हमने बात की पेएबल के अंदर ट्रांजैक्शंस पड़ी हुई हैं, तो उनका कंसोलिडेटेड और समराइज डाटा जो है वो अकाउंट जो जनरल लेजर के अंदर आ जाता है, तो वो कंसोलिडेटेड डाटा होता है। लेकिन सिस्टम के अंदर इतनी प्रोविजन मौजूद होनी चाहिए, जो अकाउंट के लोग हैं उनके लिए ड्रिल डाउन रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि अगर वो ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं वहाँ पर उनको कंसोलिडेटेड डाटा अवेलेबल है, तो वो ड्रिल डाउन करने के बाद वापस जो सब लेजर है उसको ओपन कर सकें और वहाँ से फिर मज़ीद ड्रिल डाउन करके वो ट्रांजैक्शन तक भी उसको व्यू कर सकें अगर कोई व्यू करना चाह रहे हैं। तो ये ज़बरदस्त एक फीचर है ड्रिल डाउन रिपोर्टिंग का। और जो बेसिक रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, जिसके अंदर एक तो आप जनरल लेजर प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद फिर आप पार्टनर लेजर को प्रोवाइड करेंगे। पार्टनर लेजर के अंदर कस्टमर लेजर और वेंडर लेजर ये दोनों आ जाएंगे। जनरल लेजर जो है वो जीएल अकाउंट की बेस पर होगा, पार्टनर लेजर और कस्टमर लेजर जो है वो पार्टनर नेम, या फिर अगर आपने पार्टनर्स के लिए कोड्स वगैरह यूज़ किए हैं तो कोड्स के साथ भी हम उनको रन कर सकते हैं। फिर आपके पास ट्रायल बैलेंस होगा, ड्रिल डाउन ट्रायल बैलेंस, उसकी मैंने बात कर ली। फिर उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ज़रूर डालें और बैलेंस शीट। ये 2 रिपोर्ट्स आपके जो अकाउंटिंग सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं उसका पार्ट ज़रूर होना चाहिए। P&L और बैलेंस शीट ये बेसिक नीड है किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल सिस्टम या फिर अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, फिर कुछ एडवांस फीचर्स की हम बात कर लेते हैं कि वो आपके अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर उसको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। अच्छा, हम कुछ एडवांस फीचर्स की बात कर लेते हैं, वो भी आपके जो अकाउंटिंग सिस्टम आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसका पार्ट होना चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूँ। एक तो उसके अंदर मल्टी करेंसी का ऑप्शन ज़रूर रहना चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर आप अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो PKR आपकी पाकिस्तानी रुपीस तो करेंसी अवेलेबल होगी, लेकिन इसके साथ अदर करेंसीज जो है वो भी होनी चाहिए। USD होना चाहिए और जो यूरो है वो भी आ जाएगा, पाउंड है वो भी आ जाएगा। सिर्फ ये नहीं है, आपको जो अपना अकाउंटिंग सिस्टम है वो दुनिया की सारी करेंसीज के लिए एक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चलती हैं। अगर आप मल्टी करेंसी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा तो आपका सिस्टम ऐसी कंपनी के अंदर वो फेल हो जाएगा, वो वहाँ पर रन नहीं हो सकेगा जो कि इंपोर्ट करती हैं या फिर एक्सपोर्ट करती हैं। क्योंकि जब आपने इंपोर्ट करनी है कोई भी प्रोडक्ट तो हो सकता है वहाँ पर आपको USD के अंदर पेमेंट्स करनी पड़े। अगर चाइना से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो वहाँ पर USD भी चलती है, चाइना का अपना युआन भी चलता है। और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट के अंदर भी USD से पेमेंट आप रिसीव करेंगे, PKR में तो नहीं करेंगे। तो इसलिए आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो सपोर्ट होना चाहिए मल्टी करेंसी के ऊपर, तो फिर ही वो आपका जो एक सिस्टम है वो किसी भी कंपनी के अंदर रन होगा। उसके अलावा अगर आप मल्टी कंपनी का भी ऑप्शन डाल दें तो ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट हो जाएगी। मल्टी कंपनी मीन्स बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो मल्टीपल जो बिजनेसेस के साथ रन कर रही हैं,
तो उसका उनको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आपका जो एक डेटाबेस है उसी के अंदर ही वो अपने मल्टीपल बिजनेसेस को रन कर सकते हैं। अदरवाइज उनको मल्टीपल इंस्टॉलेशन आपके सॉफ्टवेयर की करनी पड़ेगी अगर आपने मल्टी कंपनी का ऑप्शन नहीं रखा हुआ। तो मल्टी कंपनी का ऑप्शन रखें ताकि वो आप उसको पिच भी कर सकते हैं। अब अगर एक कंपनी जो है वो एक ऑनर जो है या एक कंपनी का ऑनर है वो 3 बिजनेसेस को रन कर रहा है, तो अब वो उसने अगर सॉफ्टवेयर आपका रन करना है अपनी तीनों कंपनीज के लिए, तो अगर आप उसको कहते हैं जी कि इसके 3 इंस्टॉलेशन कर, तो पहले तो आप उसको प्रपोज करेंगे, उसका एक्सपेंस बढ़ा देंगे कि वो 3 जगह के ऊपर डिफरेंट इंस्टॉलेशन करेगा। लोकली करेगा तो 3 उसको सर्वर चाहिए, या फिर अगर क्लाउड के ऊपर जा रहा है तो 3 उसको VPS आप उसको रिकमेंड करेंगे। तो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही फीचर डालें कि आप एक इंस्टॉलेशन करें और अपनी तीनों कंपनीज के अंदर रन करें। ये वैसे भी सेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा पिच करेंगे आप। अच्छा, उसके बाद एक और फीचर है जो कि मेरे ख्याल में आजकल पूरी जो कंपनीज हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हैं और उनकी नीड भी है, वो है बजटिंग ज़रूर डालें ताकि कंपनी जो है वो अपने एक्सपेंसेस को मॉनिटर कर सकें, वहाँ पर प्लान कर सकें, ईयरली बजट क्रिएट कर सकें, मंथली जो है वो बजट क्रिएट कर सकें और फिर एक्सपेंसेस की नेचर के हिसाब से वो प्लान कर सकें। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो मार्केटिंग के लिए अपना एक बजट एलोकेट करती है, तो सिस्टम के अंदर ये प्रोविजन मौजूद होनी चाहिए कि वहाँ पर आप उसको ऑप्शन दें कि वो मंथली और ईयरली अपना मार्केटिंग बजट प्लान करें, और फिर उसके ऊपर जो स्पेंडिंग हो उसकी भी डिटेल रिपोर्टिंग और नोटिफिकेशंस भी हों कि जैसे ही बजट से एक्सीड कर रही हैं तो वहाँ पर नोटिफिकेशंस हो, और या अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो रिस्ट्रिक्शन भी हो कि आप जी बजट से इस मंथ के बजट से आउट जा रहे हैं तो यू कांट स्पेंड मनी, या फिर सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए वहाँ पर दें। तो बजटिंग एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि आपके अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। अच्छा, ये तो मैंने फीचर्स बता दिए। अब क्वेश्चन ये है कि इसको डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, तो उसकी तरह भी मैं थोड़ी सी तवज्जो दिलवा देता हूँ कि कौन से टेक्नोलॉजी स्टैक को यूज़ करते हुए आप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पाइथन वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और जो फ्रेशर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसको बहुत ज़्यादा लर्न भी कर रही हैं। तो पाइथन के अंदर जेंगो या फिर फ्लास्क, ये 2 जो फ्रेमवर्क्स हैं इनको यूज़ करते हुए आप अकाउंटिंग सिस्टम बना सकते हैं। बैक एंड पर कोई भी DB यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो MySQL यूज़ कर लें या PostgreSQL यूज़ कर लें, MariaDB एक है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी डेटाबेस जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर पाइथन आप यूज़ नहीं कर रहे तो फिर PHP के अंदर भी ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसको डिज़ाइन किया जा सकता है। लेकिन जो भी सिस्टम डिज़ाइन करें, चाहे PHP के अंदर या फिर पाइथन के अंदर, इसको वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो डिज़ाइन करें। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का ट्रेंड नहीं है, इसको डिस्करेज किया जाता है कि आपके जो यूज़र है उसके लैपटॉप पर या कंपनी के कंप्यूटर्स पर उसको इंस्टॉल किया जाए। ब्राउज़र ऑलरेडी अवेलेबल होता है, ब्राउज़र ओपन करें और वहाँ पर यूज़ करें ताकि आप इसको होस्ट इंटरनेट पर या क्लाउड के ऊपर भी होस्ट कर सकें। अच्छा, इसके अलावा आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आप जावास्क्रिप्ट भी काफ़ी रिच हो सकती है। बैकएंड जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया जा रहा है। ये मनस्टैक टेक्नोलॉजी है, वो है, फिर रिएक्ट वगैरह है, तो उसमें भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक जो कॉम्प्लेक्स और रिच एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए मेरे ख्याल से पाइथन और PHP जो है वो हाईली रिकमेंडेड है। इसके अलावा अगर रूबी ऑन रेल पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा फीचर नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी आप इस तरह की एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन मैंने जिस तरह बात की है कि वेब बेस्ड आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए और वो SaaS सपोर्टेड होनी चाहिए। SaaS सपोर्टेड एप्लीकेशन डिज़ाइन करें, इसका मतलब ये है कि आप इंटरनेट के ऊपर डिप्लॉय करें और उसके बाद सब्सक्रिप्शन उसकी सेल करें। ये बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है कि आप रादर दैन के इंडिविजुअल क्लाइंट्स के ऊपर इंस्टॉलेशन करें। उससे क्या होता है कि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
इंस्टॉलेशंस के इशू रहते हैं, तो आप अपने नंबर ऑफ क्लाइंट्स को बढ़ाने की बजाय जो मेंटेनेंस है और सपोर्ट है उसके अंदर ही फंसे रहते हैं। तो SaaS बेस जो प्रोडक्ट है वो डेवलप करें ताकि इंटरनेट के ऊपर आप होस्ट कर दें और डिफरेंट क्लाइंट जो है वो सेम आपकी जो होस्टिंग है उसी के ऊपर ही आपको एप्लीकेशन को वो रन कर सकें। अच्छा, फिर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो अगर आप डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा रिच आपकी प्रोडक्ट हो जाएगी, वो है कि इसकी API भी अवेलेबल हो। चूँकि अब ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा जो स्पेशली जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उसके अंदर ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा इन है। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन सेलिंग बहुत ज़्यादा कर रही हैं और ऑनलाइन सेलिंग के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ कर रही हैं। तो अभी आपके जो एप्लीकेशन है उसके अंदर ई कॉमर्स का फीचर नहीं होगा, आप सिर्फ अकाउंटिंग सिस्टम दे रही हैं। तो अगर उसको आप एक्सपोज कर देंगे, उसकी API अवेलेबल होंगी, इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम जो है अकाउंटिंग सिस्टम वो दूसरे सिस्टम्स के साथ इजीली इंटीग्रेट हो सकता है। तो जो लोग फिर ई कॉमर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग कर रही हैं, यूजुअली जो शॉपिफाई है उसके अंदर सेलिंग कर रही हैं, तो आपकी जो अकाउंटिंग सिस्टम है अगर वो शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेटेड है तो बहुत ज़्यादा वो पिच करेगा, अट्रैक्ट करेगा उन लोगों को जो कि ऑलरेडी शॉपिफाई के ऊपर काम कर रहे हैं, कि वो शॉपिफाई उनको सेलिंग्स वगैरह की भी डिटेल है तो इंटीग्रेटेड है। तो सारी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं जो शॉपिफाई से रिलेटेड हैं वो आपके अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर अवेलेबल होगी। अच्छा, सिस्टम आपका सिक्योर होना चाहिए। अनऑथराइज एक्सेस जो है वो उसको कंट्रोल करना है। ऑथराइजेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, OTP वगैरह यूज़ कर सकते हैं, OAuth को यूज़ करें, प्रॉपरली ऑथेंटिकेशन हो। फिर उसके बाद जो यूज़र हैं उनके रोल्स हों ताकि वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर ही काम कर सकें, उनके जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर कंट्रोल हो। डाटा रीड एंड राइट के ऊपर भी आप उसके ऊपर भी काम करें कि हर तरह का जो फाइनेंशियल डाटा है वो हर यूज़र के लिए अवेलेबल ना हो। तो सिक्योरिटी के ऊपर सिक्योरिटी को कम्प्लीटली आपने इम्प्लीमेंट करना है, अपने अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट बनाना है। अच्छा, फिर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यूज़र एक्सपीरियंस। आपकी जो ट्रांजैक्शन है अकाउंटिंग सिस्टम्स की वो बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ होनी चाहिए, उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी जो स्क्रीन्स हैं वो काफ़ी उनके अंदर ट्रांजैक्शन करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, यूज़र के लिए उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो उसके लिए कोशिश करें कि जब आप सिस्टम डिज़ाइन करें तो उसके ऊपर फीडबैक लें लोगों से, उसको रिलीज़ करें, उसके फ्री वर्जन रिलीज़ करें, यूज़र उनको यूज़ करें और फीडबैक लें कि उनका जो यूज़र का एक्सपीरियंस है ट्रांजैक्शंस को यूज़ करने का, पेजेस को, वो कैसा है। तो काफ़ी ज़्यादा रिच उसको यूज़ करें, उसमें jQuery और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करें, वेब बेस्ड है, ताकि बेटर यूज़र एक्सपीरियंस आप उसको दे सकें। अच्छा, फिर चूँकि स्मार्टफोन का ज़माना है तो अगर आपका अकाउंटिंग सिस्टम आपने एक उस अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर अगर तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर लिए तो फिर तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन इनिशियल स्टेजेस के ऊपर आपने मोबाइल एप्लीकेशन अगर डेवलप नहीं की तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब जो जितने भी डेवलपर्स हैं वो सारे जानते हैं कि जब आप मोबाइल के ऊपर उस एप्लीकेशन को ओपन किया जाए तो वो मोबाइल फ्रेंडली हो, मोबाइल से भी ऑपरेट हो सकती हो। तो चाहे वो ब्राउज़र के अंदर इनिशियल स्टेजेस के अंदर यूज़ कर रहा है, लेकिन जो पेजेस हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिस्पॉन्सिव हो जाएँ, उनका व्यू अकॉर्डिंग टू जो मोबाइल का साइज़ है, आईफोन है या फिर एंड्रॉयड है, उसके मुताबिक हो जाए। तो इसका भी ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अगर वो मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन नहीं है तो बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल है तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जाएगी और लोग जो हैं वो उसको रिकमेंड नहीं करेंगे इतना ज़्यादा। तो मोबाइल फ्रेंडली ज़रूर एप्लीकेशन होनी चाहिए। अच्छा, लास्ट में एक आखिरी चीज़ जो कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर होनी चाहिए वो है स्केलेबिलिटी। प्रोडक्ट जो है वो उसके ऊपर आपने काम करना है कि वो लोड बर्दाश्त कर सके। जैसे जैसे उसके अंदर डाटा ज़्यादा होता जा रहा है, कंपनी का ग्रो कर रही है और उसके अंदर नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन आ रही हैं, तो आपकी जो प्रोडक्ट है
जो आपने अकाउंटिंग सिस्टम अपना डिज़ाइन किया है वो क्रैश नहीं करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए लार्ज वॉल्यूम डाटा के ऊपर भी, कि जितना मर्जी उसके अंदर डाटा आप इनकॉर्पोरेट कर लें, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा इशू ना आए। तो इसके ऊपर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। तो ये कंप्लीट मैंने एक ओवरव्यू दिया है एक अकाउंटिंग सिस्टम का फ्रेशर्स के लिए, कि आप अपना एक अकाउंटिंग सिस्टम खुद का डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगले किसी वीडियो के अंदर किसी और सिस्टम पर हम बात करेंगे, तब तक इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच।